चलिए, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो जल्दी से क्लास के साथ एक बार जुड़ जाएंगे। समय आपका हो चुका है, इकोनॉमिक्स की क्लास की शुरुआत हम लोग कर चुके हैं, है ना। जल्दी से सभी लोग साथी जुड़ जाएंगे। और कल की क्लास का मैं एक बार आपको रिवीजन करवा देता हूं कि कल लास्ट टाइम हमने क्या क्या पढ़ा था, ठीक है। चलो भाई साहब, अगर मैं कल की बात करूं मेरे साथियों कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था, तो मैं आपको यहां पर बता दूं कि कल की जो आपकी क्लास थी उसके अंदर हमने ये आरबीआई के बारे में पढ़ा था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या चीज है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश का केंद्रीय बैंक है, ये हम लोग आपको बता चुके थे। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। इसकी सिफारिश यंग हिल्टन समिति के द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय कलकत्ता में था आरंभिक तौर पर, उसके बाद में वर्तमान से इसका जो मुख्यालय है वो आपके मुंबई में। मुंबई को वित्तीय राजधानी के नाम से आप इसे जानते हैं, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से आप इसे जानते हैं। इसकी प्रकृति सांविधिक है क्योंकि ये आरबीआई एक्ट 1934 से बनाई गई है। इसकी जमा पूंजी 5 करोड़ रुपए, राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को है। इसका लेखा वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच की अवधि में है। लोगो बंगाल टाइगर और ताड़का पेड़। इसकी नियुक्ति गवर्नर की इसके द्वारा की जाती है और समय काल और ये सब हमने कर लिया था। स्थानीय बोर्ड्स की संख्या 4 है। इसमें आरबीआई का डायरेक्शन 21 सदस्यों के एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, है ना, किया जाता है। और ये 21 सदस्य कुछ इस प्रकार से है और केंद्रीय बैंक के रूप में इसके सारे काम हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है मेरे साथियों, विकासात्मक कार्य मैंने आपको बता दिए थे, एक क्वेश्चंस भी मैंने आपको इसके अंतर्गत बताया था। और आज हम पढ़ेंगे मेरे साथियों, जो आपका टॉपिक है वो क्या होने वाला है। तो टॉपिक आपका क्या है मेरे साथियों आज का, जल्दी से एक बार बताएंगे कि सर आज का टॉपिक क्या है। तो साख नीति है। तो आइए जरा आज हम साख नीति के बारे में चर्चा करते हैं कि साख नीति क्या चीज होती है। देखो, साख नीति क्या बला है या क्या टेंशन है, मैं आपको बताता हूं कि साख नीति का मतलब क्या होता है। साख नीति, है ना, साख का मतलब यहां पर होता है क्रेडिट और साख नीति का मतलब होता है क्रेडिट पॉलिसी। साख नीति, तो देखो बाजार में साख नीति का निर्माण करना या साख नियंत्रण करना, है ना, ज्यादा सही शब्द है साख। तो मैं आपको बताता हूं कि साख का मतलब क्या होता है। साख का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, यहां पर साख का मतलब क्या है ना। अगर मैं चर्चा करूं कि साख का मतलब क्या है तो क्या जवाब देंगे आप लोग। तो साख का मतलब क्या है, साख का मतलब यहां पर क्रेडिट से है, रुपये से है, मुद्रा से है। तो साख का मतलब किससे मेरे साथियों, क्रेडिट से। दरअसल समझने की कोशिश करना इस बात को, साख का मतलब यहां पर किससे है, अरे साख का मतलब यहां पर किससे है मेरे साथियों, मुद्रा से। अगर लोगों के पास में पैसा ज्यादा हो जाएगा, सुनना मेरी बात को ध्यानपूर्वक, अगर लोगों के पास में पैसा ज्यादा हो जाएगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा देश की इकोनॉमी पर। अगर मैं कहूं कि लोगों के पास में अगर पैसा या मुद्रा ज्यादा हो जाएगी तो क्या प्रभाव पड़ेगा, सुनना। इस साख का सिंपल सा मतलब क्या है, तो इस साख का सिंपल सा मतलब है मेरे साथियों मुद्रा से या मुद्रा आपूर्ति से। इससे याद रखेंगे, मुद्रा आपूर्ति से। और मुद्रा आपूर्ति का मतलब क्या है, मनी सप्लाई, है ना, मनी सप्लाई से है, यानी कि धन से है। इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि धन से इसका संबंध है। तो अगर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर बाजार के अंदर साख ज्यादा हो जाएगी, अगर बाजार के अंदर साख ज्यादा हो जाएगी यानी कि पैसा ज्यादा हो जाएगा, और साख को ही हम लोग तरलता के नाम से भी जानते हैं, याद रखना, साख को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसको तरलता के नाम से भी जानते हैं या मुद्रा आपूर्ति के नाम से भी जानते हैं। तो साख को हम तरलता भी बोलते हैं, तरलता, है ना। तरलता को हम लोग आसान भाषा में लिक्विडिटी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, लिक्विडिटी। क्या बोल देते हैं मेरे साथियों, लिक्विडिटी के नाम से भी आप इसे जानते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर अगर लोगों के पास में पैसा ज्यादा हो जाए या बाजार में अगर पैसा ज्यादा हो जाएगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर बाजार के अंदर पैसा ज्यादा हो जाएगा, मान लो हर व्यक्ति के पास में पैसा हो गया, तो हर व्यक्ति की डिमांड भी क्या हो जाएगी मेरे साथियों, बढ़ जाएगी। आ गई बात समझ में। अगर बाजार में पैसा ज्यादा हो जाएगा तो हर व्यक्ति की डिमांड भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। और अगर डिमांड बढ़ जाएगी तो उसकी वजह से मार्केट में उस वस्तु की, जिस चीज की डिमांड बढ़ाएंगे, जैसे गर्मी के दिनों में एसी की डिमांड बढ़ेगी, कूलर की डिमांड बढ़ेगी। आ रही बात समझ में। तो याद रखना, पैसा ज्यादा होगा तो डिमांड ज्यादा होगी, और डिमांड ज्यादा होगा तो मार्केट में उस पर्टिकुलर, है ना, उस पर्टिकुलर कमोडिटी की सप्लाई में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और अगर सप्लाई में कमी हो जाएगी तो वो चीज आपको कैसी मिलने लगेगी, महंगी मिलने लगेगी। तो इसकी वजह से मेरे साथियों इनकी जो कीमत है
वो क्या हो जाएगी, वो भी बढ़ जाएगी। आगे बात समझ में, इनकी कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कीमत भी मेरे साथियों क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो कुल मिलाकर के अगर मार्केट में पैसा ज्यादा हो जाएगा तो डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई में कमी होगी, और अगर सप्लाई में कमी होगी मेरे दोस्त समझना, अगर सप्लाई में कमी होगी तो इसकी वजह से कीमतें बढ़ेगी, और कीमतों का बढ़ना ही क्या कहलाता है, इन्फ्लेशन कहलाता है। कीमतों में वृद्धि होना ही क्या कहलाता है, इन्फ्लेशन कहलाता है, और इन्फ्लेशन को आसान सी भाषा में महंगाई कहते हैं। आ गई बात समझ में? तो मैं ये निष्कर्ष निकाल सकता हूं कि अगर मार्केट में पैसा ज्यादा होगा तो महंगाई बढ़ेगी। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी। इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई जिस नीति को बनाता है उसी को बोलते हैं साख नीति। याद रखना, इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, इस महंगाई पर नियंत्रण के लिए आरबीआई जो नीति बनाता है उसी नीति को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो कंट्रोल करने के लिए आरबीआई मेरे साथियों किस नीति का निर्माण करता है, तो साख नीति को बनाता है। किस नीति का निर्माण करता है, इस साख नीति को बनाता है। आ गई बात समझ में? चलो अगली बात, ऐसा भी तो हो सकता है कि बाजार के अंदर साख कम हो, भाई लोगों की जेब में पैसा नहीं हो, क्रेडिट कम हो, या दूसरे शब्दों में कहें तो तरलता कम हो। तरलता को हम लिक्विडिटी भी बोलते हैं, तरलता का मतलब ही होता है पैसा। तो अगर बाजार में पैसा कम होगा, तरलता कम होगी तो क्या प्रभाव पड़ेगा, बोले सर अगर बाजार में पैसा या तरलता कम होगी तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो याद रखना अगर बाजार में पैसा कम होगा तो लोगों की डिमांड भी कम होगी। भाई लोग उछलेंगे भी नहीं, गर्मी लग रही है चुपचाप पसीना पोंछ लेंगे और चुपचाप हो जाएंगे। तो याद रखना बाजार में जब पैसा कम होता है ना, तो लोगों की जेब में पैसा नहीं होता है तो लोगों की डिमांड भी कम होती है, मांग लोगों की क्या होगी, कम होगी। आ गई बात समझ में? तो लोगों की इस तरीके से मांग भी कम होगी। लेकिन लोगों की मांग कम है, लेकिन दुकानों पर तो सामान भरा पड़ा है, तो मार्केट में तो मेरे साथियों सप्लाई क्या होगी, बढ़ी हुई रहेगी। तो दुकानदार क्या बोलेगा, अरे भाई सस्ता ही ले जा। क्या बोलेगा दुकानदार, कि भाई सस्ता ही ले जा। तो याद रखना जब जब चीजें मार्केट में बहुत ज्यादा अवेलेबल होगी लेकिन डिमांड कम होगी, तो इसकी वजह से मेरे साथियों प्राइस जो है वो क्या हो जाएगी, तो प्राइस मेरे साथियों कम हो जाएगी। और प्राइस में कमी होना, इसी चीज को आप लोग किस नाम से जानते हैं, मंदी की स्थिति जानते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, मंदी, और इसी को हम लोग डिप्रेशन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, डिप्रेशन। और इस डिप्रेशन, इस मंदी की स्थिति से निपटने के लिए आरबीआई जो नीति बनाएगी उसी नीति को हम लोग किस नाम से जानते हैं, साख नीति के नाम से जानते हैं। ओके, तो ये दो चीजें आपको समझ में आ गई, ये दो बातें समझ में आ गई। नहीं आई तो एक बार और सुन लो मैं क्या बता रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि ऐसा हो सकता है बाजार के अंदर की साख ज्यादा हो, लोगों के पास में पैसा ज्यादा हो, तरलता ज्यादा हो, और अगर तरलता ज्यादा होगी, पैसा ज्यादा होगा, तो लोग डिमांड भी ज्यादा करेंगे। सही बात है कि गलत बात है, बोले हाँ सर बात तो सही है। आ गई बात समझ में? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर पैसा ज्यादा होगा तो मार्केट में डिमांड ज्यादा होगी, डिमांड ज्यादा होगी तो मेरे साथियों सप्लाई में कमी आएगी, जिसकी वजह से कीमतें बढ़ जाएगी, और कीमतों का बढ़ना इन्फ्लेशन है। इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई कौन सी नीति बनाता है, तो याद रखना है मेरे साथियों, साख नीति बनाता है। ऐसा भी हो सकता है बाजार के अंदर कि मेरे साथियों लोगों की जेब में पैसा नहीं हो, तरलता कम हो, तरलता कम होने से लोग डिमांड कम करेंगे, उसकी वजह से मार्केट में सप्लाई बढ़ी रहेगी, और इसकी वजह से प्राइस जो है वो कम हो जाएगी, और इसी को मंदी बोलते हैं, मंदी। इस मंदी को दूर करने के लिए आरबीआई जो नीति बनाती है उसी को साख नीति के नाम से जाना जाता है। अब याद रखना है, आरबीआई साख नियंत्रण करती है। मैं क्या बोल रहा हूं, आरबीआई क्या करती है, साख नियंत्रण। तो आरबीआई साख नियंत्रण का काम करती है, मतलब क्रेडिट पर कंट्रोल करने का काम करती है। इसका मतलब है कि अगर बाजार में पैसा ज्यादा है तो पैसा कम करेगी, और अगर बाजार में पैसा कम है तो पैसा बढ़ाएगी। आ गई बात समझ में? तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिट कंट्रोल। क्या बोलते हैं, क्रेडिट कंट्रोल के नाम से आप इसे जानते हैं। तो आरबीआई इस क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए एक नीति बनाती है, और उसी नीति को हम किस नाम से जानते हैं, तो याद रखना है मेरे साथियों, उसे बोलते हैं मौद्रिक नीति। क्या बोलते हैं उसे, मौद्रिक नीति के नाम से आप इसे जानते हैं। तो मैं इसमें लिखता हूं, आरबीआई द्वारा साख नियंत्रण करने के लिए, क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए, साख नियंत्रण करने के लिए, है ना, आरबीआई द्वारा साख नियंत्रण करने के लिए आरबीआई द्वारा साख नियंत्रण करने के लिए कौन सी नीति बनाई जाती है, तो याद रखना मौद्रिक नीति बनाई जाती है। करने के लिए मौद्रिक नीति बनाई जाती है, मौद्रिक नीति बनाई जाती है।
मौद्रिक नीति बनाई जाती है, मौद्रिक नीति बनाई जाती है ना। आरबीआई द्वारा साख नियंत्रण करने के लिए कौन सी नीति बनाई जाती है? तो मौद्रिक नीति बनाई जाती है, मौद्रिक नीति बनाई जाती है। ठीक है, तो आरबीआई साख नियंत्रण के लिए कौन सी नीति बनाएगा? तो याद रखना है मेरे साथियों, मौद्रिक नीति बनाएगा। कौन सी नीति बनाएगा? मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति बनाएगा, मौद्रिक नीति। और मौद्रिक नीति को ही आप लोग मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मॉनेटरी पॉलिसी। क्या बोलते हैं मौद्रिक नीति को? मॉनेटरी पॉलिसी के नाम से आप इसे जानते हैं। तो आरबीआई है ना, इस नीति को बनाएगा, मौद्रिक नीति को बनाएगा। ठीक है, मौद्रिक नीति को बनाएगा। फिर भी मैं आपको बता दूं कि ये मौद्रिक नीति कौन बनाती है। अच्छा, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि क्यों कौन बनाती है, अभी बताता हूं। इसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी का निर्माण आरबीआई की एक समिति है, उसके द्वारा किया जाता है। तो मेरे साथियों, आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति, आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। याद रखना, आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति द्वारा बनाई जाती है, द्वारा इस मौद्रिक नीति को बनाया जाता है। ये कब कब बनाई जाती है? तो याद रखना है मेरे साथियों, ये बनाई जाती है हर 2 महीने में, है ना। ये कब कब बनाई जाती है? तो हर 2 महीने में बनाई जाती है। इसका निर्माण जो है वो द्विमासिक आधार पर होता है, द्विमासिक आधार पर। क्या बोलते हैं? द्विमासिक, और बाय मंथली के नाम से आप इसे जानते हैं। तो ये हर 2 महीने में बनाई जाती है। मौद्रिक नीति कब कब बनाई जाती है? हर 2 महीने में बनाई जाती है। फिर सवाल पूछा जा सकता है कि मौद्रिक नीति कितने प्रकारों की होती है? तो याद रखना, मौद्रिक नीति 2 प्रकारों की होती है। कितने टाइप्स होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के? तो देयर आर 2 टाइप्स। मौद्रिक नीति के कितने प्रकार होते हैं मेरे दोस्त? 2 प्रकार की मौद्रिक नीति होती है। अब ये 2 प्रकार कौन कौन से हैं? तो एक को हम कहते हैं मेरे दोस्त सरल मौद्रिक नीति। क्या बोलते हैं? सरल मौद्रिक नीति। एक को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो सरल मौद्रिक नीति के नाम से जानते हैं, सरल मौद्रिक नीति, है ना। एक को हम बोलते हैं सरल मौद्रिक नीति, और सरल को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इजी मॉनेटरी पॉलिसी बोल देते हैं, इजी, है ना, इजी मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। ठीक है, तो सरल मौद्रिक नीति बोल देते हैं। चलो अभी अंग्रेजी में लिखवाऊंगा इसको। दूसरा लिखना मेरे साथियों, कठोर मौद्रिक नीति। कठोर मौद्रिक नीति, जो दूसरी मौद्रिक नीति है उसका नाम क्या है? तो कठोर मौद्रिक नीति। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आरबीआई, सुनना मेरी बात को ध्यानपूर्वक, आरबीआई महंगाई को और मंदी की समस्या को दूर करने के लिए एक नीति बनाती है। उसी को हम किस नाम से जानते हैं? तो याद रखना, उसी को हम मौद्रिक नीति के नाम से जानते हैं। ठीक है, मौद्रिक नीति के नाम से जानते हैं। अब ये मौद्रिक नीति कितने प्रकारों की होती है? तो याद रखना, ये मौद्रिक नीति 2 प्रकारों की होती है। एक को बोलते हैं कठोर मौद्रिक नीति, और एक को बोलते हैं सरल मौद्रिक नीति। ठीक है, मौद्रिक नीति कब कब बनाई जाती है? हर 2 महीने में बनाई जाती है, द्विमासिक। तो आइए जरा मैं सबसे पहले हेडिंग डालता हूं, कठोर मौद्रिक नीति। कठोर मौद्रिक नीति, कठोर मौद्रिक नीति के नाम से आप इसे जानते हैं, कठोर मौद्रिक नीति के नाम से आप इसे जानते हैं। तो भाई, कठोर मौद्रिक नीति को किस नाम से जाना जाता है? तो कठोर मौद्रिक नीति को आप बोलते हैं टाइड मॉनेटरी पॉलिसी, टाइड मॉनेटरी पॉलिसी, टाइड मॉनेटरी पॉलिसी। क्या बोलते हैं इसे? टाइड मॉनेटरी पॉलिसी के नाम से आप इसे जानते हैं। तो कठोर मौद्रिक नीति को टाइड मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, है ना। क्या बोलते हैं इसको? टाइड मॉनेटरी पॉलिसी। तो कठोर मौद्रिक नीति यानी कि टाइड मॉनेटरी पॉलिसी मेरे साथियों, टाइड मॉनेटरी पॉलिसी। अब सवाल ये पूछा जा सकता है कि ये जो टाइड मॉनेटरी पॉलिसी है, ये मेरे साथियों कब बनाई जाती है? तो याद रखना, ये महंगाई को दूर करने के लिए बनाई जाती है। ठीक है, तो याद रखना है, इसको टाइड मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। तो ये लिखेंगे महंगाई पर नियंत्रण के लिए, या महंगाई को दूर करने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, महंगाई को दूर करने के लिए बनाई जाती है
है ना, करने के लिए बनाई जाती है। तो महंगाई को दूर करने के लिए बनाई जाती है। तो मेरे दोस्त ये बात आपको याद रखना है कि महंगाई को, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कौन सी मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है। तो मेरे साथियों, इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए, तो याद रखना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ये मॉनेटरी पॉलिसी अपनाई जाती है। कौन सी? तो याद रखना है मेरे दोस्त, ये वाली, है ना। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए क्या लिखेंगे? इन्फ्लेशन कंट्रोल। तो महंगाई को दूर करने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए कौन सी मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है? तो मेरे साथियों, कठोर मौद्रिक नीति बनाई जाती है। ठीक है, महंगाई को दूर करने के लिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। दूसरी बात याद रखेंगे, इसमें क्या किया जाता है? तो मेरे साथियों, इसमें ब्याज दर को बढ़ाया जाता है। ब्याज दर यानी कि इंटरेस्ट रेट, तो ब्याज दर को बढ़ाया जाता है। तो ब्याज दर यानी कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाकर, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाता है। इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाता है। इंटरेस्ट रेट को क्या किया जाता है? बढ़ाया जाता है ना, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाता है। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखना है। तो महंगाई को दूर करने के लिए कठोर मौद्रिक नीति को अपनाया जाता है। ठीक है, या फिर ब्याज दर को इसमें क्या किया जाता है? बढ़ाया जाता है। जरा एक बार मेरी ध्यानपूर्वक बात सुनना। देखो, पैसों का जो प्रवाह है वो कहां से कहां होता है? तो पैसा आरबीआई से कमर्शियल बैंकों के पास में आता है। मैं क्या बोल रहा हूं, इसको ध्यानपूर्वक सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। पैसा मेरे साथियों आरबीआई से कमर्शियल बैंक या व्यापारिक बैंकों के पास आता है। आ गई बात समझ में? आरबीआई से कमर्शियल बैंकों के पास में आता है पैसा। तो जो मुद्रा का प्रवाह है, यानी कि आरबीआई पैसा कहां से कहां ट्रांसफर करेगी? तो आरबीआई पैसा मेरे साथियों व्यापारिक बैंकों को देगी। बदले में व्यापारिक बैंक इसको क्या देंगे? इसको देंगे ब्याज। क्या देंगे मेरे साथियों? इसको देंगे ब्याज। और ब्याज को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब व्यापारिक बैंक पैसा किसको देगी मेरे साथियों? लोन के रूप में जनता को देगी। तो जनता को पैसा व्यापारिक बैंक के लोन के रूप में देगी, है ना। बदले में जनता इसको क्या देगी? इसको देगी मेरे साथियों ब्याज। ठीक है, तो पैसा अब कहां से कहां आ गया? तो इस कमर्शियल बैंक से पैसा जनता के पास आ गया। तो कुछ इस प्रकार से मेरे दोस्त ये चीजें चलती रहती है। कुछ इस प्रकार से ये पैसों का प्रवाह चलता रहता। अब मुझे एक बात बताओ, अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही ज्यादा ब्याज दरों पर व्यापारिक बैंकों को पैसा देगी, कमर्शियल बैंकों को, है ना, तो मेरे साथियों ये उससे भी ज्यादा ब्याज दरों पर जनता को देगी। आ गई बात समझ में? तो मेरे दोस्त, अगर आरबीआई ही ज्यादा ब्याज पर पैसा देगी कमर्शियल बैंकों को, तो कमर्शियल बैंक लोन लेगी क्या? नहीं लेगी, मना कर देगी। आ रही बात समझ में? मना कर देगी कि नहीं नहीं, हमें लोन नहीं चाहिए। क्या करेगी? मना कर देगी, हमें लोन नहीं चाहिए। बोले क्यों? बोले नहीं, 2 महीने बाद देखेंगे जब मॉनेटरी पॉलिसी बदलेगी। तो मेरे साथियों, ये जितना ज्यादा महंगा लोन देगी, उतना ही ज्यादा महंगा कमर्शियल बैंक जनता को लोन देगी। तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इस कठोर मौद्रिक नीति का उपयोग किया जाता है या बनाई जाती है। अगली बात मेरे साथियों, इस कठोर मौद्रिक नीति को, कठोर मौद्रिक नीति के अन्य नाम क्या है? इसको और किस नाम से जानते हैं? तो इसको मेरे साथियों बोलते हैं संरक्षणवादी मौद्रिक नीति। क्या बोलते हैं? संरक्षणवादी मौद्रिक नीति। संरक्षणवादी, इसको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव मॉनेटरी पॉलिसी। कंजर्वेटिव मॉनेटरी पॉलिसी या कंजर्वेटिव नीति भी आप इसे बोल सकते हैं, है ना। कंजर्वेटिव नीति के नाम से भी आप इसे जानते हैं। कठोर मौद्रिक नीति मेरे साथियों, टाइड मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये इसका दूसरा नाम है, इसका अन्य नाम है। तो याद रखना है इसको भी, इसको कंजर्वेटिव मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। सवाल क्या पूछा जा सकता है कि कठोर मौद्रिक नीति कब अपनाई जाती है? तो महंगाई को दूर करने के लिए अपनाई जाती है। कठोर मौद्रिक नीति में क्या होता है? तो ब्याज दरों को बढ़ाया जाता है। जितना ज्यादा ब्याज दर आरबीआई मेरे साथियों व्यापारिक बैंकों को लोन देने में लेगी, तो व्यापारिक बैंक लोन न के बराबर लेगी या लेगी ही नहीं। तो इस प्रकार इनके पास पैसा कम होगा, तो ये भी फिर जनता को पैसा कम दे पाएगी। तो कठोर मौद्रिक नीति मैंने आपको ये बताया। ठीक है सर, बैंक तो हमको इंटरेस्ट देते हैं, आप जमा करते हो तो इंटरेस्ट देते हैं ना भाई। अगर आप लोन लोगे तो फिर थोड़ी देंगे। चलो, अगली मौद्रिक नीति है मेरे साथियों, उसको बोलते हैं सरल मौद्रिक नीति। क्या बोलते हैं? सरल मौद्रिक नीति, है ना। सरल मौद्रिक नीति, क्या बोलते हैं? सरल मौद्रिक नीति। और सरल मौद्रिक नीति को आप अंग्रेजी में किस नाम से जानते हैं? तो इसको बोलते हैं इजी मॉनेटरी पॉलिसी। इजी,
इजी मॉनेटरी पॉलिसी, इजी मॉनेटरी पॉलिसी के नाम से आप इसे जानते हैं, है ना, सरल मौद्रिक नीति। इसको और किस किस नाम से जाना जाता है? तो पहले तो हम यही लिख देते हैं कि इसको और किन किन नामों से जाना जाता है। तो याद रखना है इस इजी मॉनेटरी पॉलिसी को और किन किन नामों से जाना जाता है, इसके अन्य नाम क्या क्या है। तो याद रखना इसके अन्य नाम की अगर मैं बात करूं तो इसको हम बोलते हैं विस्तारित मौद्रिक नीति। क्या बोलते हैं? विस्तारित मौद्रिक नीति, विस्तारित, एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, विस्तारित मौद्रिक नीति, विस्तारित मौद्रिक नीति। और इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, है ना, एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सपांशनरी, एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, है ना, इसको बोलते हैं विस्तारित मौद्रिक नीति। पहली बात। दूसरी बात मेरे साथियों और क्या है इसके अंदर? तो याद रखना इसको हम बोल सकते हैं उदारवादी मौद्रिक नीति। क्या बोल सकते हैं? उदारवादी, हैं। और उदारवादी को हम बोलते हैं लिबरल मॉनेटरी पॉलिसी। तो उदारवादी नीति के नाम से भी आप इसे जानते हैं, लिबरल पॉलिसी के नाम से भी जानते हो आप इसे। इसका एक और नाम है, इसे बोलते हैं स्वतंत्र मौद्रिक नीति। क्या बोल सकते हैं इसे? स्वतंत्र मौद्रिक नीति, स्वतंत्र मौद्रिक नीति। क्या बोलते हैं इसे? स्वतंत्र मौद्रिक नीति, या स्वतंत्र नीति भी आप लिख सकते हैं। स्वतंत्र यानी कि फ्री पॉलिसी। ये सरल मौद्रिक नीति के अन्य नाम है। इसको क्यों अपनाया जाता है? तो याद रखना इसको इसलिए अपनाया जाता है ताकि मंदी की समस्या को दूर किया जा सके। मंदी, डिप्रेशन। तो मैं अगला बिंदु यहां पर लिखूंगा, डिप्रेशन को दूर करने के लिए इसको अपनाया जाता है। तो लिखेंगे मंदी की समस्या। मंदी का मतलब होता है डिप्रेशन। अभी बता देता हूं मंदी का मतलब क्या होता है। पहले ये लिखो, मंदी को दूर करने के लिए लागू की जाती है। तो मंदी को दूर करने के लिए, मंदी को दूर करने के लिए अपनाई जाती है। मंदी को दूर करने के लिए क्या की जाती? अपनाई जाती है, अपनाई जाती है। तो अगर देश के अंदर मंदी की समस्या है तो उसको दूर करने के लिए कौन सी नीति अपनाई जाएगी? तो ये मेरे साथियों सरल मौद्रिक नीति अपनाई जाएगी। जैसे मैं बात करूं मेरे साथियों, सरल मौद्रिक नीति कैसे अपनाई जाएगी? मंदी का मतलब क्या है पहले वो समझ लो। देखो भाई, मंदी का मतलब क्या होता है? मंदी का मतलब होता है अर्थव्यवस्था में एक ऐसी स्थिति जिसमें, ध्यान रखना, बाजार में या इकोनॉमी में एक ऐसी स्थिति, इकोनॉमी की ऐसी कंडीशन मेरे साथियों जिसके अंदर डिमांड बहुत ज्यादा कम हो, लोग डिमांड ही ना करें। डिमांड बहुत ज्यादा कम हो लेकिन मार्केट में उस वस्तु की सप्लाई बहुत ज्यादा हो, है ना। तो अगर इकोनॉमी के अंदर डिमांड बहुत ज्यादा कम होती है लेकिन बाजार में उसकी सप्लाई बहुत ज्यादा होती है, तो ऐसी स्थिति मेरे साथियों मंदी की स्थिति कहलाती है। क्योंकि डिमांड कम है, मार्केट में सप्लाई ज्यादा है, तो चीजें सस्ती मिलेगी लेकिन फिर भी लोग नहीं खरीद रहे। क्यों? क्योंकि लोगों की जेब में पैसा नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में आरबीआई सरल मौद्रिक नीति को अपनाता है। और इसमें वो क्या करता है? तो याद रखना, सरल मौद्रिक नीति में वो ब्याज दरों को कम करता है। तो लिखेंगे ब्याज दरों को कम किया जाता है। तो ब्याज दरों को कम किया जाता है, ब्याज दरों को यानी कि इंटरेस्ट रेट को कम करके बाजार में तरलता बढ़ाई जाती है, बाजार में मुद्रा आपूर्ति बढ़ाई जाती है। तो ब्याज दरों को कम करके मुद्रा आपूर्ति बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। मुद्रा आपूर्ति बढ़ाने का प्रयास किया जाता है, बढ़ाने का प्रयास किया जाता है, बढ़ाने का प्रयास किया जाता है ना। तो बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। आ गई बात समझ में? तो अगर मनी सप्लाई मेरे साथियों कम है मार्केट में, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग मेरे साथियों इंटरेस्ट रेट को कम कर लेंगे, और इंटरेस्ट रेट को कम करेंगे तो इससे मनी सप्लाई क्या हो जाएगी? मार्केट में बढ़ जाएगी। आ गई बात समझ में? तो इसमें ब्याज दरों को कम करके मेरे साथियों लोन दिया जाता। अगर मुझे बताओ, आपको खुद को लोन चाहिए और आप अगर आरबीआई के पास गए, है ना, तो आरबीआई के पास क्या, किसी भी बैंक के पास गए, बैंक ने कहा कि हाँ हम सस्ता लोन दे रहे हैं, तो आपको अगर 5 लाख की जरूरत है तो आप 7-8 लाख नहीं ले लोगे, बोले यार सस्ता मिल रहा है, एक काम करो 8 लाख रुपए दे दो। आ गई बात समझ में? तो ये इसके अंदर होता है। तो मौद्रिक नीति के अंदर मेरे साथियों ये चीज आपको देखने को मिलेगी। मैं कुछ सवालों को यहां पर एड ऑन करने की कोशिश करता हूं। अगर आपकी एग्जाम में यहां से सवाल आए हुए होंगे तो मैं उनको शामिल करने की कोशिश करता हूं। ओके।
बताओ यहां तक की बातें ओके है? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ कि हाँ सर यहां तक की बातें ओके है ना? जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताओ। बताओ भाई। ओके, अभी तो मुझे कोई क्वेश्चन नहीं मिला है यहां से, पर हाँ क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन बेटा बनेंगे, बताऊंगा कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सरल मौद्रिक नीति और कठोर मौद्रिक नीति आ गई बात समझ में। कौन बनाता है? आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति बनाती है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो अगला अगला अगली बात लिखना, अगला नोट लिखना, एमपीसी में 6 सदस्य होते हैं। क्या लिखोगे? एमपीसी में सदस्य संख्या कितनी होती है? तो एमपीसी मैंने साथियों, एमपीसी का फुल फॉर्म होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इसमें सदस्यों की संख्या होती है 6। तो अगर सवाल पूछा जाए कि एमपीसी में सदस्य की संख्या कितनी होती है, तो 6 सदस्य की संख्या एमपीसी में होती है। और इसमें याद रखना 6 में से 3 सदस्य भारत सरकार के होते हैं। किसके होते हैं? तो सरकार की तरफ से मेरे साथियों 3 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 3 सदस्य सरकार की तरफ से होते हैं, और 3 सदस्य जो है वो आरबीआई की तरफ से होते हैं, है ना? तो याद रखना है मेरे दोस्त, आरबीआई के कितने सदस्य होते हैं? 3 सदस्य। और सरकार के कितने सदस्य होते हैं? 3 सदस्य। इस प्रकार से कुल सदस्यों की संख्या जो है वो कितनी हो जाती है? तो 6 सदस्यों की संख्या हो जाती है। तो एमपीसी में सदस्यों की संख्या जो है वो कितनी होती है? तो याद रखना है 6 होती है। ओके, चलिए एक सवाल मैं आप लोगों को यहां पर बना करके बताता पूछता हूं। आप मुझे बताना, सवाल अगर पूछा जा सके कि मुद्रास्फीति को दूर करने के लिए कौन सी मौद्रिक नीति अपनाई जाएगी, या मुद्रास्फीति, क्या बोलेंगे, मुद्रास्फीति को दूर करने के लिए, इन्फ्लेशन को दूर करने के लिए, दूर करने के लिए, इन्फ्लेशन को दूर करने के लिए क्या किया जाएगा? क्या किया जाएगा? क्या किया जाएगा? महंगाई को दूर करने के लिए क्या किया जाएगा? और इसमें ऑप्शन दे रहा हूं आप लोगों को। सबसे पहला ऑप्शन है मेरे साथियों, और वो है मेरे दोस्त, ब्याज दरों में कमी। ब्याज दरों में कमी। दूसरा याद लिखेंगे, ब्याज दरों में वृद्धि। ब्याज दरों में वृद्धि। तीसरा लिखेंगे ए और बी दोनों। ए और बी दोनों। या फिर चौथा लिखेंगे इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस नॉट। बताओ क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? बता सकते हो? मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाएगा? तो ब्याज दरों को बढ़ाया जाएगा, है ना? कौन सी मौद्रिक नीति बनाई जाएगी? तो याद रखना कठोर मौद्रिक नीति बनाई जाएगी। हम ये भी लिख सकते हैं, तो कठोर मौद्रिक नीति बनाई जाएगी, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाएगी। अब सवाल दरअसल क्या बनेगा वो जरा देखना। सवाल ये बन सकता है कि मौद्रिक नीति के उपकरण कौन कौन से, टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो हेडिंग डालेंगे मौद्रिक नीति के उपकरण। क्या डालेंगे? तो मौद्रिक नीति के उपकरण, मौद्रिक नीति के उपकरण, है ना? तो हेडिंग डालेंगे मौद्रिक नीति के उपकरण। मौद्रिक नीति के उपकरण, इसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट और टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। इंस्ट्रूमेंट कह दो या टूल्स कह दो, एक ही बात है ना? तो मैं लिख रहा हूं इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट, और इसी को टूल्स भी हम कह सकते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी के नाम से आप इसे जानते हैं, है ना? तो इंस्ट्रूमेंट मेरे साथियों, है ना? मौद्रिक नीति के कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है। तो याद रखना मौद्रिक नीति के उपकरणों को 2 भागों में डिवाइड करके देखा जाता है। एक को बोलते हैं मात्रात्मक उपकरण। क्या बोलते हैं? मात्रात्मक, मात्रात्मक, सॉरी, मात्रात्मक उपकरण। क्या बोलते हैं इसे? मात्रात्मक उपकरण के नाम से आप इसे जानते हैं।
और मात्रात्मक को हम लोग अंग्रेजी में किस नाम से जानते हैं? मात्रा। मात्रा का मतलब होता है क्वांटिटी। मात्रा का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी बोलते हैं, क्वांटिटी। तो मात्रात्मक उपकरण का मतलब होता है क्वांटिटी में कम ज्यादा करके महंगाई को या फिर मंदी को दूर किया जाता है। तो इसी को बोलते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स। क्वांटिटेटिव टूल्स या क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट भी आप इसे कह सकते हैं। ओके, तो पहला ये याद रखना है, मात्रात्मक उपकरण। सवाल यहां से आता है भैया निम्नलिखित में से कौन सा मात्रात्मक उपकरण है, फिर आप हाथ मलते रह जाते हो कि यार इसका क्या आंसर होगा। तो मेरे साथियों मात्रात्मक उपकरण के बारे में हम चर्चा करेंगे। मात्रात्मक उपकरण है ना, तो एक है मात्रात्मक उपकरण। आइए जरा सबसे पहले मात्रात्मक उपकरण के बारे में ही देख लेते कि मात्रात्मक उपकरण में कौन कौन सी चीजें आती है। मात्रात्मक उपकरण में मेरे साथियों एक आता है आपका रेपो दर। क्या आता है? रेपो रेट। रेपो रेट आपने सुना होगा ना कि आरबीआई ने रेपो रेट में बढ़ोतरी की, घटोतरी की, जो भी किया, इसको रेपो रेट बोलते हैं। रेपो रेट क्या होता है मैं आगे बताऊंगा। फिर एक लिखना रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट एक क्या चीज है मेरे साथियों? रेपो रेट है। और दूसरा क्या है? रिवर्स रेपो रेट है। तीसरा लिखना मेरे साथियों बैंक रेट। बैंक रेट। चौथा लिखना मेरे दोस्त सीआरआर। सीआरआर का फुल फॉर्म बताऊंगा आपको। फिर पांचवा लिखना एसएलआर। एसएलआर। फिर लिखना ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओएमओ भी लिख लो आप, ओएमओ। अभी जब पढ़ाऊंगा ना तब इनको बताऊंगा ओएमओ क्या होता है, ओएमओ का फुल फॉर्म क्या होता है, ये सब बताऊंगा। ठीक है, ओएमओ। फिर लिखना एसडीएफ। एसडीएफ रेट है ना। फिर लिखना एमएसएफ रेट। एमएसएफ रेट या एमएसएफ दर भी आप इसे कह देते हैं, तो एमएसएफ रेट लिख लो। चलो एमएसएफ दर आ गई बात समझ में। तो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, एसडीएफ, एमएसएफ, ये सारे के सारे इसके मात्रात्मक उपकरण है। किसके उपकरण है? मात्रात्मक उपकरण। और मात्रा को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वालिटेटिव लिखते हैं। बेटा हिंदी में नहीं होता, अंग्रेजी में ही होता है ये, है ना। इसको रेपो दर और ये सब बोलते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो ये मात्रात्मक उपकरण है। कैसे उपकरण है? मात्रात्मक। अब एक और उपकरण है, उन्हें हम बोलते हैं चयनात्मक उपकरण या गुणात्मक भी आप इसे कह सकते हो। तो याद रखना है, मैं लिखता हूं गुणात्मक। गुणात्मक किस चीज से मिलकर के बना है? गुण से। और गुण का मतलब होता है क्वालिटी, इसीलिए इसे क्वालिटेटिव टूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वालिटेटिव टूल्स। क्वालिटेटिव टूल्स है ना, गुणात्मक उपकरण। क्या बोलेंगे इसे? गुणात्मक उपकरण के नाम से आप इसे जानेंगे। क्या बोलते हैं इसे? गुणात्मक उपकरण भी आप इसे कह देते हैं, गुणात्मक, है ना, गुणात्मक उपकरण। अच्छा, इसको एक और नाम से जानते हैं, और इसको हम बोलते हैं मेरे साथियों, गुणात्मक की जगह हम इसको चयनात्मक शब्द का भी प्रयोग करते हैं। तो गुणात्मक की जगह अगर आप चयनात्मक भी लिखेंगे ना तो भी गलत नहीं है। तो इसकी जगह आप लिखें चयनात्मक उपकरण। चयनात्मक उपकरण, चयनात्मक। और चयनात्मक को हम लोग क्या बोलते हैं? सिलेक्टिव टूल्स के नाम से आप इसे जानते हैं। तो सिलेक्टिव टूल्स के नाम से भी आप इसे जानते हैं। चयनात्मक या गुणात्मक उपकरण मेरे साथियों एक ही बात है ना, एक ही बात है। वो कहते हैं ना, अरे एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, घर की बात है, तो ये घर की बातें है। तो गुणात्मक या चयनात्मक उपकरण, इसमें कौन कौन से टूल्स आते हैं वो जरा देखना। इसके अंदर मेरे साथियों एक आता है नैतिक दबाव। नैतिक दबाव क्या आता है? नैतिक दबाव। और नैतिक दबाव को आप लोग किस नाम से जानते हैं? तो नैतिक दबाव को आप लोग जानते हैं मोरल सुएशन के नाम से। मोरल सुएशन, नैतिक दबाव आप इसे कह देते हैं। एक आता है साख राशनिंग, क्रेडिट ऑफ राशनिंग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? साख राशनिंग। राशनिंग कर देना, राशनिंग का मतलब होता है छटनी कर देना, तो इसको हम बोलते हैं क्रेडिट ऑफ राशनिंग। क्या बोलते हैं इसको? क्रेडिट ऑफ राशनिंग के नाम से आप इसे जानते हैं, है ना, क्रेडिट ऑफ राशनिंग। तो साख राशनिंग, इसको बोलते हैं क्रेडिट ऑफ राशनिंग। ओके, फिर तीसरा लिखना मेरे साथियों मार्जिन निर्धारण, मार्जिन आवश्यकता, ऐसा लिखो, मार्जिन आवश्यकता, है ना, इसको बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। क्या बोलते हैं? मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट। और एक और लिखना लास्ट मेरे साथियों, वो है डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन, सिलेक्टिव टूल्स और क्वांटिटेटिव टूल्स। क्वालिटेटिव है, क्वालिटेटिव।
तो याद रखना है क्या बोलते हैं एक और, अभी मैंने बताया मेरे साथियों, और वो है डायरेक्ट एक्शन। हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष कार्यवाही। बेटा जहां पर हिंदी लिखने की जरूरत होगी मैं वहां पर लिख दूंगा, जहां पर नहीं होगी मतलब नहीं उस चीज का हिंदी में याद करने का। ठीक है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन आप इसे कहेंगे, क्या कहेंगे, डायरेक्ट एक्शन के नाम से जानेंगे। तो मेरे साथियों ये गुणात्मक उपकरण मैंने आपको इसके अंदर बताया। ये कैसे उपकरण है, गुणात्मक उपकरण। गुणात्मक का मतलब क्या होता है, क्वालिटेटिव टूल्स, क्वालिटी से रिलेटेड है ये। ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार। यहां तक की कहानी समझ में आई आप लोगों को, जल्दी से एक बार बताएंगे, यहां तक की कहानी समझ में आ गई क्या? अगर यहां तक की कहानी समझ में आ गई तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। जल्दी से एक बार बताओ, है ना, जल्दी से मुझे बताओ कि हाँ सर यहां तक ओके है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे की बात करते हैं मेरे साथियों, है ना, बहुत बढ़िया। हम्म, बढ़े आगे बढ़े। औद्योगिक नीति की बोर्ड पीडीएफ अपलोड नहीं हुई है, ओके, मैं देखता हूं, नहीं हुई होगी तो करवा दूंगा, है ना। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं मेरे साथियों रेपो दर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, रेपो दर के बारे में बातचीत करेंगे। तो आइए मैं रेपो दर के बारे में बात करता हूं। रेपो रेट, रेपो रेट आप इसे कहते हैं, रेपो रेट क्या बोलते हैं, रेपो दर के बारे में आप इसे जानते हैं। तो रेपो रेट हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, रेपो दर क्या होता है। रेपो रेट, देखो रेपो का फुल फॉर्म याद रखना क्या होता है। रेपो का फुल फॉर्म होता है रीपर्चेस ऑप्शन। यहां पर देखना, आर ई का मतलब होता है री, पी का मतलब होता है परचेस, ओ का मतलब होता है ऑप्शन। तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसको याद रखना है रीपर्चेस ऑप्शन के नाम से जानते हैं, रीपर्चेस। क्या बोलते हैं इसे, रीपर्चेज ऑप्शन के नाम से भी आप इसे जानते हैं। तो मेरे दोस्त इसे रीपर्चेज ऑप्शन, या हिंदी में आप इसे कहते हैं पुनर्क्रय विकल्प, पुनः क्रय विकल्प, ऐसा आप लिखते हैं। पुनः, री का मतलब पुनः, परचेस का मतलब क्रय, और ऑप्शन का मतलब विकल्प। तो पुनः क्रय विकल्प के नाम से आप इसे जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, पुनः क्रय विकल्प या रीपर्चेस ऑप्शन में। ये क्या होता है रीपर्चेस ऑप्शन या रेपो दर क्या होता है, तो सुनना मेरी बात को ध्यानपूर्वक, अभी इसका मतलब समझाऊंगा कि रीपर्चेस का मतलब क्या होता है। देखो एक तरफ है मेरे साथियों देश का केंद्रीय बैंक आरबीआई, आपको सबको पता है कि देश का सेंट्रल बैंक कौन सा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। और एक तरफ है मेरे साथियों कमर्शियल बैंक, और कमर्शियल बैंक को हम किस नाम से जानते हैं, व्यापारिक बैंकों के नाम से जानते हैं। तो याद रखना जब भी कभी कमर्शियल बैंक को पैसों की आवश्यकता पड़ती है, क्या बोल रहा हूं मैं, जब भी कभी कमर्शियल बैंकों को मेरे दोस्त पैसों की आवश्यकता पड़ती है तो कमर्शियल बैंक किसका दरवाजा खटखटाते हैं, तो याद रखना ये आरबीआई का दरवाजा खटखटाते हैं। किसका दरवाजा खटखटाते हैं, आरबीआई का दरवाजा खटखटाते हैं, और आरबीआई को बोलते हैं कि यार हमें कुछ पैसों की आवश्यकता है ना। तो आरबीआई चूंकि कमर्शियल, ये बैंकों का बैंक भी है, आरबीआई किसका बैंक है, तो बैंकों का बैंक है। तो याद रखना है कमर्शियल बैंक जब भी कभी आरबीआई का दरवाजा खटखटाते हैं तो कमर्शियल आरबीआई मना भी नहीं करते उनको लोन देने से। तो आरबीआई कहेगा कि ठीक है दे देंगे पैसा, लोन दे देंगे, कुछ गिरवी रखो हमारे पास में। तो याद रखना ये जो कमर्शियल बैंक है ये आरबीआई के पास में जो चीज गिरवी रखते हैं ना, गिरवी रखने को हम बोलते हैं कोलेट्रल। क्या बोलते हैं, कोलेट्रल। कोलेट्रल को हिंदी में बोलते हैं समपार्श्विक। गिरवी रखना, जमानत के तौर पर कोई चीज रखते हैं, तो जमानत के तौर पर जो चीज रखते हैं वो क्या रखते हैं अभी बताऊंगा, पर फिलहाल ये समझो कि जो भी चीज वो गिरवी रखते हैं ना उसे बोलते हैं कोलेट्रल।
कोलेटरल का मतलब है जमानत, है ना। तो मेरे साथियों ये कोलेटरल के रूप में इसके पास में क्या रखते हैं वो जरा समझना। कोलेटरल यानी कि जमानत के रूप में इसके पास में क्या रखते हैं, उन सब का फुल फॉर्म बता दीजिए। नहीं बताओ जाओ। अरे मेरे लाल टमाटर पीले नीले हरे, अभी आएगा एक एक बात तो बताऊंगा ना। अभी रेपो का तो बताने दो, एक एक चीज पढ़ा रहा हूं ना मेरे लाल टमाटर। चलो क्या यार, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो ना बेटा, अच्छी रेपुटेड जॉब है यार। सुनो तो सही पहले ध्यानपूर्वक। कैसे समस्या सुनोगे तुम, थाने में चले गए तो पहले सुनो, पहले पूरी बात सुनो सामने वाले की। तो मैं ये बोल रहा हूं कि कमर्शियल बैंकों को कहेगा आरबीआई कि हमारे पास कुछ गिरवी रखो, ठीक है। इसने क्या गिरवी रखा तो याद रखना है, फिलहाल के लिए याद रख लेना, मैं इसके बारे में आपको पढ़ाऊंगा कि क्या गिरवी रखा। आरबीआई, सुनना इस बात को ध्यानपूर्वक, मैं क्या कह रहा हूं। आरबीआई मेरे दोस्त कमर्शियल बैंक इस आरबीआई के पास में जो चीज गिरवी रखते हैं ना उसको बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी, उसको बोलते हैं सरकारी प्रतिभूति। क्या बोलते हैं उसे, सरकारी प्रतिभूति, और शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं जी सेक। अभी केवल ये याद रखना है, सरकारी प्रतिभूति है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई के पास में इन्होंने गिरवी रख दी। आरबीआई को भरोसा हो गया कि चलो बंदा ने कुछ तो गिरवी रख दिया अपने पास में, तो आरबीआई को क्या हो जाएगा, भरोसा हो जाएगा। आरबीआई को क्या हो जाएगा मेरे साथियों, भरोसा। भरोसा, कभी कभी भरोसे की भैंस पाड़ा धा जाती है, समझ गए इसका मतलब क्या होता है। तो याद रखना आरबीआई को क्या हो गया, इसके ऊपर भरोसा हो गया। क्यों हो गया भरोसा, क्योंकि इसने इसके पास में सरकारी प्रतिभूति गिरवी रख दी। क्या गिरवी रख दी, सरकारी प्रतिभूति इसने गिरवी रख दी। ठीक है, आरबीआई ने कहा ठीक है भाई पहुंचा रहा हूं मैं पैसा। तो आरबीआई अब क्या करेगा, यहां से इस कमर्शियल बैंक के पास में क्या कर देगा, पैसा पहुंचा देगा। चला गया पैसा, बदले में ये जो कमर्शियल बैंक है इस आरबीआई को क्या देगा मेरे साथियों, ये ब्याज देगा। क्या देगा, ये ब्याज देगा। तो जो ब्याज ये देगा उसी ब्याज को हम लोग किस नाम से जानते हैं, रेपो के नाम से जानते हैं, रेपो रेट के नाम से जानते हैं। अब देखो रेपो रेट में फुल फॉर्म क्या है, रीपर्चेस ऑप्शन, है ना, रीपर्चेस, पुनः क्रय विकल्प। तो याद रखना जब भी ये कमर्शियल बैंक वापस इसको लोन चुकाएगा तो ये आरबीआई इसको वापस से सरकारी प्रतिभूति लौटा देगा, जमानत के तौर पर जो ली थी वो। आ गई बात समझ में। तो इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, रेपो दर के नाम से जानते हैं। इसको हम किस तरीके से लिखेंगे वो जरा देखना। तो मैं आपको इसके बारे में लिखवाने की कोशिश करता हूं, और क्या लिखवाऊंगा, तो जिस ब्याज दर पर लिखवाऊंगा मेरे दोस्त, इसके अंदर लिखो जिस ब्याज दर पर, पहले सुन लो, मैं टाइम दे दूंगा आप लोगों को, चिंता मत करो। जिस ब्याज दर पर, जिस ब्याज दर पर, जिस ब्याज दर का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट, है ना, बार बार मतलब बोलने से अच्छा है कि मैं एक बार बोल दूं। तो जिस ब्याज दर पर आरबीआई, जिस ब्याज दर पर आरबीआई व्यापारिक बैंकों को, व्यापारिक बैंकों को अल्पकाल, अल्पकाल का मतलब होता है शॉर्ट टर्म, अभी मैं बताऊंगा शॉर्ट टर्म का मतलब क्या चीज है ना। तो जिस ब्याज दर पर आरबीआई व्यापारिक बैंकों को शॉर्ट टर्म यानी कि अल्पकाल के लिए ऋण देता है, ऋण देता है, याद रखना देगा, आरबीआई ऋण दे रहा है, इसमें ऋण देता है, उस ब्याज दर को रेपो दर कहा जाता है, रेपो रेट कहा जाता है। उस ब्याज दर को रेपो दर या रेपो रेट कहा जाता है। उसको क्या हम बोलते हैं, रेपो रेट के नाम से आप इसे जानते हैं। आ गई बात समझ में, आ गई बात समझ में, रेपो रेट के नाम से आप उसे जानते हैं। ठीक है, अच्छा वर्तमान में कितनी है रेपो रेट, तो अगला बिंदु लिखेंगे वर्तमान में यह, अभी 7 जून को मीटिंग हुई थी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की। तो ओ भाई क्या कर रहे हो, तो वर्तमान में यह कितनी है, अभी मेरे साथियों पॉइंट नहीं, हाँ अभी है ना 100 बेसिस पॉइंट कम कर लिया गया है। तो वर्तमान में यह 5.50% है। तो वर्तमान में यह कितनी है, तो 5.50%। तो वर्तमान में रेपो रेट कितना है, 5.50% है। आ गई बात समझ में।
अब ध्यान रखना है, मैं ये बोल रहा था कि अल्पकाल, अल्पकाल का मतलब क्या है? किताबें अलग अलग भाषा आपको देखने को मिलेगी, किताबें अगर पढ़ोगे तो वहां पर आपको अलग अलग रूप में चीजें देखने को मिलेगी। मैं आपको ये बताऊंगा, मेरे साथियों, सुनना मेरी बात को, चाचा जी मेरी बात सुनो। किताबें आपको ये बताएगी कि शॉर्ट टर्म का मतलब होता है 28 दिन, कोई किताब बताएगी 14 दिन, कोई किताब बताएगी 56 दिन, कोई किताब बताएगी 90 दिन। ये सारे डेटा बताती है। मैं आपको बताता हूं कि अधिकतम अधिकतम मेरे साथियों 56 डेज के लिए आरबीआई लोन अगर देती है तो जिस ब्याज दर पर देगी उसी को रेपो दर कहा जाएगा। बस इतना भर याद रखना है। और वर्तमान में कितना है? ये 5.50% है। अच्छा एक बात बताओ, अगर आरबीआई रेपो रेट को बढ़ाएगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा? मैं यहां पर बताता हूं, लिखता हूं इस बात को कि अगर आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा ले, मुझे बताओ ज्यादा महंगा लोन देगा, अभी 5.50 है ना, अगर आरबीआई रेपो रेट को बढ़ाएगा इसका मतलब है कि बाजार में तरलता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बाजार में पैसा बढ़ेगा या कम होगा? तो याद रखना, जब रेपो रेट को बढ़ाया जाता है तो बाजार में तरलता या इसी को बोलते हैं लिक्विडिटी, ये बढ़ती है कि कम होती है? भाई अगर ज्यादा ब्याज पर पैसा देगी आरबीआई तो कमर्शियल बैंक पैसा लोन लेने से मना कर देगी, बोलेगी नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए। तो इसकी वजह से उनके पास पैसों की क्या होगी? कमी होगी। तो रेपो रेट बढ़ाने पर तरलता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। आ गई बात समझ में? लेकिन इसका उल्टा भी आपको देखना पड़ेगा। ऐसा भी तो हो सकता है जैसे अभी आरबीआई ने किया, रेपो रेट में क्या कर दी? कमी कर दी। तो रेपो रेट में कमी करने से बाजार में पैसा बढ़ेगा, है ना। आरबीआई कह रही कि मैं सस्ता से सस्ता लोन आपको दूंगी, तो जब सस्ता लोन देगी तो ज्यादा से ज्यादा कमर्शियल बैंक के लोन लेगी कि लाओ हमको भी दे दो। पहले अगर 5 लाख की जरूरत थी तो अब बोलेगी नहीं नहीं 10 लाख दे दो अब तो, है ना। तो ये भी आपको याद रखना है कि रेपो रेट बढ़ती है तो तरलता पर क्या प्रभाव पड़ता है, और रेपो रेट कम होती है तो तरलता पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आपकी एग्जाम में एडवांस लेवल पूछा जाता है। ओके, तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये रेपो दर के बारे में मैंने आपको बताया कि रेपो दर क्या चीज होती है। तो रेपो दर क्या चीज होती है इसके बारे में मैंने यहां पर आपको डिस्कशन कर दिया है। बताओ समझ में आ गया आप लोगों को? जल्दी से एक बार बताओ कि हाँ सर समझ में आ गया। बताओ भाई बताओ, है ना, समझ में आ गया? बड़े आगे बढ़े। तो रेपो रेट वर्तमान में कितनी है? तो याद रखना 5.5% है, ठीक है। चलो एक और है मेरे साथियों, रेपो रेट के अलावा होती है रिवर्स रेपो रेट। इसको ट्रिपल आर के नाम से जानते हैं। तो लिखेंगे रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या बोलते हैं? इसे रिवर्स रेपो रेट के नाम से जानते हैं। इसको हिंदी में कुछ नहीं बोलते हैं भाई, है ना, इसको हिंदी में भी रिवर्स रेपो रेट ही लिखते हैं। तो याद रखना रिवर्स रेपो रेट बोल देते हैं, या फिर इसी को ट्रिपल आर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसको ट्रिपल आर के नाम से जानते हैं आप, या रिवर्स रेपो रेट के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है? ये क्या होता है मेरे साथियों? रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? तो जब भी मेरे साथियों, जब सुनना मेरी बात को, जब व्यापारिक बैंकों के पास में कोई एक्स्ट्रा पैसा पड़ा रहता है, भाई बैंकों के पास में हो सकता है जैसे आपकी जेब में एक्स्ट्रा पैसा रखा है तो आप क्या करोगे? आप बैंक में जमा कर देते हो। तो अगर एक्स्ट्रा पैसा कमर्शियल बैंकों के पास पड़ा रहता है तो वो शॉर्ट टर्म के लिए आरबीआई के पास में जमा कर देती है। तो आरबीआई जो उन्हें ब्याज देगी कम समय के लिए, उसी को बोलते हैं मेरे साथियों रिवर्स रेपो रेट। तो मैं इसको पहले लिखता हूं फिर आपको ये समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो लिखेंगे जिस ब्याज दर पर जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंक अल्पकाल के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए, अल्पकाल के लिए, है ना, जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंक अल्पकाल के लिए आरबीआई के पास आरबीआई के पास आरबीआई के पास पैसा जमा करती है, अतिरिक्त पैसा जमा करती है, ऐसा लिखो, अतिरिक्त पैसा जमा करती है। ये अल्पकाल के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, उस, है ना, तो उस ब्याज दर को रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है।
ट्रिपल आर कहते हैं। आ गई बात समझ में? अब देखो इस पे क्या कहानी बनेगी। तो इस पे कहानी दरअसल कुछ ऐसी बनेगी कि एक तरफ आरबीआई है और एक तरफ मेरे साथियों व्यापारिक बैंक है। एक तरफ आरबीआई है, एक तरफ व्यापारिक बैंक है। व्यापारिक बैंक के पास में कोई एक्स्ट्रा पैसा रखा होगा, तो कमर्शियल बैंक मेरे साथियों इसके पास में क्या देगी, क्या जमानत के तौर पर क्या रखेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखेगी। और ये शॉर्ट टर्म के लिए है ना। चलो, इसके पास में पैसा इसने जमा कर दिया। मैं मान लेता हूं कि मेरे साथियों पैसा जो है वो कमर्शियल बैंक ने आरबीआई के पास में क्या कर दिया, जमा कर दिया। तो कमर्शियल बैंक ने आरबीआई के पास में क्या किया, पैसा जमा किया। बदले में आरबीआई अब इसको जो ब्याज देगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिपल आर या रिवर्स रेपो रेट के नाम से जानते हैं। अच्छा, वर्तमान में कितना है रिवर्स रेपो रेट? तो वर्तमान में यह 3.35% है। 3.35%। मुझे एक बात बताओ, अगर ज्यादा ब्याज देगी आरबीआई, अगर आरबीआई ज्यादा ब्याज देगी तो उतना ही ज्यादा कमर्शियल बैंक के इसके पास में पैसा जमा करेगी, तो कमर्शियल बैंकों के पास तो पैसा कम पड़ जाएगा ना फिर। तो अगर रिवर्स रेपो रेट ज्यादा होगी तो तरलता मेरे साथियों, लिक्विडिटी जो है वो क्या होगी, कम होगी। आ गई बात समझ में? अगर आरबीआई ज्यादा ब्याज देगी बैंकों को पैसा जमा करने पर, तो सारी की सारी बैंक जो है वो बोलेगी यार सबसे ज्यादा सेफ पैसा तो वहीं रखा है, तो इसी के पास जमा कर देते, तो इसके पास में लिक्विडिटी कम हो जाएगी। अगर आरबीआई बोलेगी कि हम रिवर्स रेपो रेट को मेरे साथियों कम कर रहे हैं, 3.5% से भी कम कर दिया, 3 से भी कम, 2 ही कर दिया, 1 ही कर दिया, तो कमर्शियल बैंक बोलेगी हम क्या पागल है क्या, हम मार्केट में लोन देंगे ना। तो इस वजह से उनके पास में पैसा क्या होगा, बढ़ेगा। आ गई बात समझ में? तो ये दोनों कहानी आपको याद रखना है, ये दोनों पढ़ के आना, आप लोग कल भी मैं क्लास लूंगा। तो रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट दोनों के बारे में मैंने आपको बताया। बाकी कल ओपन मार्केट ऑपरेशंस और इन सब कहानियों के बारे में अब कल डिस्कशन करेंगे, ठीक है? चलिए, तो ये आज की कहानी थी, बाकी चर्चा आपसे करेंगे कल। तो दीजिए मुझे इजाजत, शुक्रिया, धन्यवाद, जय महाकाल, राधे राधे। कल शाम को 6 बजे फिर से मिलते हैं मेरे साथियों, नई ऊर्जा, नई उम्मीद, नए यकीन के साथ, यकीन बेच में। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद, जय महाकाल, राधे राधे।